ठीक है, जहाँ से ये पुर्तगीज एंट्री हुई है 1400 या उसके बाद का, जहाँ से बाबर का एंट्री होता है उसके बाद से पैरेलली यूरोपियन को पढ़ना पड़ता है हमें, तब वो फायदेमंद होता है। और देन इसके पहले जो है आपके पालाज, ये सब बहमनी, ये बहमनी उसमें आ जाएगा लेटर में, और अर्लियर में ये आ जाएगा कि आपका जैसे पालाज, राष्ट्रकूटाज। नहीं नहीं वो नहीं नहीं वो तो गलत ही है वो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है कोई क्या कह रहा है। क्योंकि आप दिखा दो हमें, अगर आप कह रहे हो तो आपने पेपर भी तो देखते ही हो ना पीछे का, कि आपने, आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो आप इसका मतलब है कि आप पीछे चीजें देख तो रहे हो, अब आप उसके हिसाब से आप जज करो ना, अपने हिसाब से तो नहीं होता। अगर हमारे हिसाब से पेपर बने तो सब कोई अपना अपना बना के और टॉप करा देगा बच्चे को। ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसी चीजें नहीं हो सकती, थोड़ा सा है प्रॉब्लमेटिक है, बट अब क्या कहा जाए, चीजों को लोगों को ना समझ। हाँ। क्या पता कैसे जा रहा है, ये भी तो है ना, यही तो समस्या है वहां पर कि चीजें कल चल कैसी रही हैं, चीजें कैसी होंगी अब। टिकने का अब क्या है ना कि बच्चे का अगर फ्यूचर ही खराब होगा, करना होगा तभी चीजें आएंगी, नहीं तो जबरदस्ती वाला है ये। तो आप इतना इंतजाम करके रखो, क्वालिटी मेंटेन करके रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप यूपीएससी का अगर करा रहे हो, सो यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी कंटेंट में होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, बिकॉज आपको मेंस भी लिखना है, चीजें भी ऐसी होनी है। सो आप उसको सिर्फ और सिर्फ इस रेशियो पे नहीं देख सकते कि नहीं ठीक है भाई, यूपीएससी है, सबका होता है कि ये भी हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, कोई ऐसा नहीं है। बच्चा तो घर में पढ़ता ही है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना नहीं, उसके कॉन्सेप्ट आपको लिखाने भी पड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चा हर टाइम पे आपका लेक्चर नहीं देख सकता, 10 बार नहीं देखेगा, 5 बार नहीं देखेगा। कम से कम आपका जब वो नोट्स इतने अच्छे बनवा दो कि वो इतना डेवलप हो जाए, जैसे वो पढ़े तो उसको, वो अगर आपने 4 लाइन भी लिखवाई है ना, तो वो एक पेज उस आपके 4 लाइन से वो एक पेज लिख पाए, इस हिसाब का आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। हाँ। अब देखो क्या है ना, मैं कैसे बताऊं, अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको कहीं से नोट्स मंगवा ली या किसी बच्चे से नोट्स बनवा ली, जो देने के लिए हो गई। और ऐसा मैंने देखा है, एक तो ऐसे टीचर थे कुछ, एक मेरे यहाँ मेंटोरशिप में था लड़का, उसने बताया कि जहाँ से वो पढ़ रहा था इंस्टीट्यूट में, मुझे आइडिया वो नाम नहीं मैं लूंगा, कि वो वहां पर पढ़ने गया। अब वो कह रहा है कि इस कोचिंग की ये बुक्स मत खरीदना, बहुत बेकार बुक है। और जिस बेकार बुक को बोल रहा है उसी बुक से खुद पढ़ा रहा है, हाथ में वही बुक लिए हुए है जिसको बोल रहा है इसको नहीं पढ़ना है, और उसी बुक बुक को लेकर क्लास में जा रहा है, उसी को पढ़ा भी रहा है खोल के। मतलब क्या लॉजिक है, मतलब ये ऐसा चलता है हमारे देश। अपना आपका कि बच्चे को हम थोपें जो थोपें, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, इथिकल है कि नहीं है, हम कितनी, अरे पहले आप इतना पढ़ लो, इतनी चीजों को देख लो, कि तब बच्चे को बोलो कि ये बुक अच्छी है कि ये नहीं है, कितना पढ़ना है। और मैं भी इसी से पढ़ाता हूँ तो इसे पढ़ लो, या फिर मेरा एक डिफरेंट है कि मैंने सभी से निकाला, तो ये बोलो आप कि मेरा डिफरेंट है, मैंने इतनी चीजें यहाँ से कंबाइंड की हैं, कहीं से आपका कोई कंटेंट छूटेगा नहीं जो प्रीलिम्स में मेंस में होगा। सो मैंने इसको सभी जगह से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी मैंने उन्हें पिकअप किया हुआ है और इसमें डाला हुआ है, तो जिससे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर चाहो तो गो थ्रू हो सकते हो, बट जब गो थ्रू होगे तो आपको हर चीज मेरे नोट्स में मिल जाएगी ऑलरेडी, तो बच्चे की मेहनत कम हो जाती है कि यार इतनी सारी बुक्स का निचोड़ एक में है, अगर देखना भी है तो एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आपकी कॉन्सेप्ट और जल्दी समझ आएंगे, यार ये तो मैंने बुक में पढ़ रखा है, वो जो चीज इस नोट्स में हो, बुक में होगी, वो आपको इतना जल्दी माइंड में सेट हो जाए, कंठस्थ हो जाएगी कि आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज को। ये होता है, ये होना भी चाहिए, है ना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन अब बात जरूरी बस से चलती नहीं है ना आज की डेट में ये। हाँ। कौन सी वाली प्रिंटेड नोट्स किसके? अच्छा इकोनॉमिक्स के। हाँ ये मैंने भेजा नहीं है क्या आपको? किसी को नहीं भेजा? चलो यार फिर मैं ना आज ही चाहे रात भर करूं, मैं कल भेजता हूँ। मुझे लगा मैंने भेज दिया है, और
चीजें हो गई हैं उसके लिए, वो भी नहीं हो पा रहा। चलो मैं करता हूँ इसको प्रिंटेड नोट्स का। हाँ हाँ, उसको करते हैं, इसको करते हैं। कोई नहीं, करते हैं अपन। मिक्सअप का छोड़ो, बस सिलेक्शन पे लड़ो और करते हैं इसको। हमने 25 उस दिन हमने पढ़ लिया था कंप्लीटली। यस और नो? यस। ओके, आज हमें आर्टिकल 26 पढ़ना है। ओके। देखो एक चीज तो है कि आ, मैं थोड़ा सा अनइथिकल होगा मेरे लिए, लेकिन आपको मैं बताऊंगा क्लास के बाद कि जो चीजें आपकी फंसी हुई है वो चीजें ठीक कैसे हो सकती हैं। वो ठीक करने का है मेरे पास तरीका। आपको ठीक हो जाएगी आपकी चीजें। कहते मैंने एक दिन सोच रहा था, फिर मैंने सोचा बताऊंगा बताऊंगा, फिर भूल गया मैं। ये क्या है बेटा? फ्रीडम ऑफ, सॉरी, आर्टिकल 26 क्या कहता है? वैसे 25 से लेकर 28 तक किसके बारे में है? यू नो, किसके बारे में था? कौन बताएगा? किसके बारे में आर्टिकल 25 से लेकर 26 तक और 28 तक? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन। तो हमें 26 में क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम तो है आपको टू मैनेज, मैनेज करना है बेटा। टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, ये इसमें क्या फ्रीडम तो है। फ्रीडम किस लिए है? रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर राइट्स दिए गए हैं आपको। इसका मैनेज करना ही अपने आप में एक बड़ी चीज है, चैलेंज है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं इस पॉइंट पर, religious domination have rights to, first point, religious denomination, sorry, domination करो, denomination have rights to, किस चीज का राइट्स है? नंबर वन इज establish institution, institution for, किस लिए establish करना इंस्टीट्यूशन? फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस। ऐसा नहीं कि ये बुरी ही चीज है, ये अच्छी चीज भी है। जैसे आप अगर देखेंगे ठीक से, आपको याद होगा कोविड का टाइम है ना, कोविड 19 का। उसमें बहुत सारे गुरुद्वारा, बहुत सारे टेम्पल, जैसे साईं टेम्पल, तिरुपति बालाजी, ऐसे यहाँ से इतना सोना निकाला गया था, इतना दिया गया सरकार को, जिससे लोगों को भला हो पाए। अगर चैरिटी नहीं हो रही होती तो कैसे इतना एकदम से कहाँ से आता लोगों का? जो चैरिटी के नाम पे बहुत लोग ऐसे ऐसे मांगोगे नहीं देगा, लेकिन भगवान पे चढ़ा के आ जाएगा। ऐसे नॉर्मली अगर सामने कोई मर भी रहा होगा ना, तो 100 रुपए भी निकाल के नहीं देगा, लेकिन भगवान पे 1,000, 51,000, लाख, करोड़ रुपए का सब कुछ दे देगा उसको। तो वो है, कम से कम वहां से फिर वो चैरिटी में चला जाता है, चैरिटेबल ट्रस्ट में जाता है, गवर्नमेंट के हिस्से में जाता है कई बार। तो ये चीजें यहाँ से बेनिफिट है। सेकेंड पॉइंट इज ये इस्टेब्लिशमेंट। नंबर टू इज, मैं नंबर टू इधर लिख देता हूँ क्योंकि ये इधर दिखेगा नहीं। मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर, मैनेज देयर रिलीजियस, रिलीजियस अफेयर्स। क्यों ऐसा कहा है? आप अपने धर्म के बारे में यू नो बेटर देन अदर्स, तो आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज करिए, अच्छा करिए और उसको ठीक रखिए। हाँ जी। हम्म। हाँ। हम्म।
हम्म। नहीं नहीं, बजरंग दल इट्स नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन दैट कि वो किसी चीज को रिलीजियस रिलीजियस नहीं, इन्हें रिलीजियस नहीं बोलते हैं। रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इट मीन्स मंदिर हो गया आपके, गुरुद्वारा, वो सॉरी मैं मंदिर कह रहा हूँ, मंदिर तो अलग हो गया। इंस्टीट्यूशन में जैसे मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया, ये ऐसी चीजों को हम बोल रहे हैं ना, इनको हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नाम देते हैं। हाँ जी। हाँ, डिवोटी डिवोटी तो हर एक उसमें कोई ना कोई ऐसा मिलेगा कि वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हर जगह है यार। डिवोटी में कुछ कट्टर जानबूझ के बनते हैं, कुछ बना लेते हैं, कुछ अपने आप को दिखाने के लिए। अगर सभी कोई को नॉलेज हो जाए ठीक से तो शायद ये बहुत अच्छी चीज हो जाए, बट नो बडी नोस कि कैसे क्या करना है। उन्हें जो सिखाया गया कम पढ़े लिखे, इसलिए तो देखो आतंकवाद जो बन रहा है वो कोई उनके कुरान में इतना अच्छा लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक मैं बहुत पहले जब आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, दैट टाइम आई मेट टू मौलाना जी। तो एक मौलाना थे, मौलवी, जो मस्जिद में बैठते थे, उनसे मैं मिला और उनसे मिलने के बाद मैंने पूछा उनसे कि आपकी उसमें क्या ये सब जरूरी है, बकरा काटना, क्या ये बकरीद जरूरी है, क्या चीज़ें ऐसी जरूरी हैं, मतलब आप ये कह दें कि बहुत सारी चीजें। सो उन मौलवी साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा अच्छा था। मौलवी साहब ने कहा कि देखो ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे उसमें, और लहसुन प्याज जैसे आपके उसमें मना करते हैं, हमें भी मौलाना होने के नाते हमें भी नहीं खाते हैं। मैं नहीं खाता हूँ, बाकी लोग खाते होंगे। इससे होता क्या है, फर्स्ट टाइम जो इन्होंने मुझे बताया कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता, उन्होंने बताया कि ये तामसी होता है, मतलब इससे अंदर से गर्मी आती है, गर्म होता है, तो जल्दी चीजें गुस्सा होना। आप जब सादा खाना खाते हैं, बिल्कुल हल्का खाते हैं और कुछ नहीं होता, तेल मसाला नहीं होता, तो आपके जो बॉडी में है वो तामसी नहीं होगा, मतलब उतना जल्दी गुस्सा चीजें ये सब नहीं आएंगी। और अगर आप ये चीजें खाते हैं तो गुस्सा ये चीजें जल्दी आती हैं, तो इसके लिए मना होता है, सभी के लिए है, एक साइंटिफिक है ये। सेकंड, उन्होंने बोला कि उनके भी कुरान में ये गाय के लिए एक सबसे अच्छा सीधा जानवर लिखा, ये नहीं कहा गया कि गाय की पूजा करो, बट उन्हें बोला गया कि ये सबसे सीधा जानवर है, इसको नहीं मारना चाहिए, या कुछ ऐसा जो उन्होंने बताया। मैं तो पढ़ा नहीं है, बट उन्होंने इस चीज को मेंशन किया। इसके बाद जो उन्होंने बकरीद का, बकरा का जब मैंने जिक्र किया कि हर बकरीद में क्या ये काटना जरूरी है, क्या ये ऐसा हो ना, उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया कि जब मोहम्मद साहब थे तो उनके जो हजरत मोहम्मद, उनके बेटे, उन्हें जो बहुत भगवान अपने गॉड की जो भी करते थे, तो उन्हें परीक्षा ले रहे थे, कुछ उनके ड्रीम में आया और उन्होंने बोला अपने बेटे का, अगर मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो अपने बेटे की बलि दे सकते हो। तो बोलते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अब आप जीते जी आप आंखों से देखते हो अपने बच्चे को नहीं मार सकते हो ना, तो उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी और बेटे को लिटाया कि मैं अपने बेटे को देख के नहीं मार पाऊंगा। और उन्होंने जैसे तलवार उठाई, ये जिससे मारने के लिए जो वेपन उठाया और मारने किया, उसी बीच में कहते हैं कि जो उनके गॉड, जो गॉड जिनको मानते थे, क्योंकि मैसेंजर थे गॉड के वो, तो वो कहते हैं कि वो बीच में वो आ गया, बकरा आ गया। सो उनके बच्चे की जान बचाने की जगह वो बकरा को भेजा और बकरा कट गया, अब बेटा वो हो गया। तो वहां पर सेक्रीफाइस दिखाया गया है कि गॉड के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होता है आदमी। तो वहां पर ये कि बुराइयां चीजें, इस तरीके की चीजों को लेकर उसमें मेंशन किया गया था। तो ये है चीजें, लेकिन अब सभी का अपना एक, हर चीज में, हर एक मामले में ऐसा आता है। अब किसको किसको हम रोकेंगे धर्म के मामले में, तो वो इंडिपेंडेंटली ये है कि हर एक धर्म अपने हिसाब से, क्योंकि वो ज्यादा जानता है अपने धर्म के बारे में, तो अपने हिसाब से उसको पर्टिकुलरली उसको मैनेज कर सकता है, चीजें देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज मैनेज देयर रिलीजियस, मैंने लिखा दिया इंडिपेंडेंटली, एंड ओन एंड एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर कर दो, एडमिनिस्टर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है,
ऐसे भी रखते हैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी, एडमिनिस्टर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रखते हैं कि चीज़ों कैसे घटाया बढ़ाया जा सके, चीज़ों को कर जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है सबसे ज़्यादा, पहले तो रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव राइट टू दीज राइट्स, बट एक और है इसमें एक पॉइंट है, दीज राइट्स इंश्योर कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम। ये ऐसा नहीं है कि ये जो राइट है 26, ये कलेक्टिव रिलीजन फ्रीडम देता है। कैसा देता है बेटा? कलेक्टिव रिलीजन फ्रीडम, यानी सभी धर्मों के लिए है, केवल एक धर्म के लिए नहीं कि हिंदू है तो हिंदू बस का रहे। कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम है, कोई किसी धर्म में जा भी सकता है, कोई कहीं भी आ सकता है। जैसे अभी आप नवाज शरीफ जाओ, नवाज शरीफ कहाँ है ये आपका? ये अजमेर में, तो वहां पर आप जा सकते हैं, सभी जगह जा सकते, लोग जाते हैं, हिंदू भी चादर चढ़ाने जाते हैं, वैष्णो माता बहुत लोग जाते हैं, सभी लगे जगह फ्री है, कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम है, बट सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। बट सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये चीज। इतना हो गया है इसका, ये हो गया 26 आपका कंप्लीट। नॉट रिलीजन, ह्यूमैनिटी के हिसाब, मोरालिटी, ह्यूमन मोरालिटी की बात की गई यहाँ पर। आप अगर रिलीजियस मोरालिटी को इसमें रिलीजियस, देखो एक चीज दिमाग में अपने रख लो, रिलीजियस मोरालिटी कुछ नहीं, रिलीजियस यही समझाता है कि सभी लोग इक्वल इंसान, तो वो भी ह्यूमन मोरालिटी की बात करता है, ह्यूमन एथिक्स की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। बट हम उसमें इतना खो जाते हैं, और हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके गॉड मैसेंजर बैठे हैं, और जो डिबेट में आजकल आने लगे हैं नए नए ज्ञानी टाइप के, यूट्यूब पे और ये न्यूज चैनलों में, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है कि इन्होंने अलग अलग टाइप से मोरालिटी सेट कर दी धर्म की। हर धर्म की एक ही है एथिक्स, एक ही है चीज, उसकी नैतिकता है, एथिक्स है, मोरालिटी है, दैट इज कि एवरीबडी इज इक्वल एंड ह्यूमैनिटी इज अ बेस्ट थिंग। ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखो, लेकिन हम करते क्या है, हमें हमें इतना ध्यान नहीं है, हम अपने कुत्ते को उतना प्रेम करते हैं, ये नहीं देखते कुत्ता कौन से ब्रीड का है, उसमें तो भेदभाव नहीं करते हैं, और ये भी नहीं देखते किसका पेट है, ये मुस्लिम का पेट है तो भी हम कुत्ते को प्यार करते हैं, अपना पेट है तो भी करते हैं, बिल्ली किसी की भी वो पेट है प्यार करते हैं। लेकिन ह्यूमन अगर किसी अदर रिलीजन का हो जाए, अदर कास्ट का हो जाए, तो हम उससे नफरत करने लगते हैं। मुझे यही नहीं समझ आता कि ह्यूमन से ज्यादा एक जानवर, एक कुत्ता, ठीक है आप ह्यूमैनिटी दिखाओ, आप काइंड हो बहुत, दैट इज ओके कि यू आर अ वेरी काइंड पर्सन एंड यू लाइक यू, कि आपको लगता है कि वी हैव टू हेल्प टू द जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, किसी को, क्योंकि ये बेजुबान है, इनको कोई ध्यान नहीं देता, इनकी कोई हेल्प नहीं करता है, तो हमें करना चाहिए, तो आप बहुत वहां पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, इस टाइप से नहीं। आपके सामने एक डॉग है और एक आपका बच्चा या आपका एक रिलेशन ह्यूमन है, अगर ह्यूमन ह्यूमन को नहीं समझ पा रहा तो कैसे? एक आपका कुत्ता है, आपके बेटे को काट लेगा, कल के दिन आपके बेटे की डेथ हो जाएगी, तो बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो ज्यादा? पहले तो आप अपना देखो ना, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, और वो चैरिटी तो ठीक है, लेकिन ह्यूमैनिटी, पहले हम ह्यूमन को ध्यान नहीं दे पा रहे कि जो हमें देख रहा है तकलीफ में, उसके लिए नेचर ने ऑलरेडी तैयार कर रखा है कि हाउ दे विल लिव। ओके, हर एक एनिमल का, हर एक क्रिएचर का, हम चींटी को क्यों नहीं पाल रहे भाई? उसके लिए भी तो गॉड ने बनाया, सभी के लिए बनाया, लेकिन ह्यूमन के लिए, ह्यूमन ह्यूमन से हेल्प करके ये अपना खुद क्रिएट करके चलता है, उनके लिए गॉड खुद अपने आप से उनकी व्यवस्था कर रखा है नेचर ने, कि नेचर से वो जिंदा रहते हैं, उनके खाने के लिए सभी जगह है, कोई मरेगा वो उसको खाएगा, वो मरेगा उसको खाएगा, ठीक है, लेकिन ह्यूमन में नहीं है ऐसा। सो ह्यूमन को अपने, तो हम लोग लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी को हम खत्म करके सिर्फ एक पे फोकस करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ह्यूमन मोरालिटी से है, ह्यूमैनिटी से है, वो हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। खैर ये इतनी सी चीज है, इसके बाद हम इसमें है? अच्छा, वॉइस कम आ रही है, क्या आ रहा है? अब आ रही है वॉइस? अच्छा, ये आपके नेट में इश्यू है बेटा, मैंने तो अपना भी चला रखा है, यूट्यूब पे चल रहा है। अच्छा, इको हुई होगी, हाँ, अब तो नहीं हो रही। हेलो, हेलो, ओके ओके।
रुको मैं एक बार देख लेता हूँ। अ, हेलो। 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 एक सेकंड बेटा, आ जाएगी ये। हेलो, हेलो, अब आ रही है? ठीक आ रही है? हेलो। अब ठीक आ रही है वॉइस? हेलो। हेलो। ये कैसे भैया? हेलो। हेलो। हेलो, अब वॉइस ठीक आ रही, वीडियो भी अभी ठीक है कि नहीं? एक बार ऐसा करते हैं, वीडियो भी ठीक आ जाएगी, एक बार आप डिस्कनेक्ट होके ज्वाइन करो, आ जाएगा। ठीक है, अब सही है। ओके। हेलो, अब आ रहा है ठीक? अब तो वीडियो ठीक आ रही है। ओके। सभी है, ज्वाइन करो चलो। है। हाय सर, हाय बेटा। सिद्धार्थ रावत। ओके। तो इसमें अब करते हैं स्टार्ट। आर्टिकल 26 is completed and next is article 27. Article 27, what says article 27? Article 27 is says like क्या है, बार बार Article 27, prohibition of religious taxes. Prohibition of religious taxes. अच्छा, जब ये मिडिवल हिस्ट्री में जाएंगे, मिडाइवल हिस्ट्री में, ठीक है, सो ने जो इसमें उस टाइम पे से जजिया टैक्स बोलते थे, याद है आपको? अगर आपने पढ़ा होगा तो जजिया टैक्स इसे बोला जाता था उस टाइम पर, उस जमाने में, मिडाइवल के टाइम पर। अब यहाँ पर अगर हम इसे देखें क्या क्या चीजें हैं इसमें, प्रोविजन द स्टेट फ्रॉम यूजिंग टैक्स रेवेन्यू टू प्रमोट और मेंटेन एनी स्पेसिफिक रिलीजन इंश्योर सेकुलरिज्म, यानी आपको कोई भी स्टेट है अपने टैक्सेस का रेवेन्यू, जो टैक्सेस रेवेन्यू से टैक्सेस आ रहा है, उस जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं हम टैक्सेस के थ्रू, उसको किसी स्पेसिफिक रिलीजन को मेंटेन करने या उसको प्रमोट करने में यूज नहीं करेगा, उस फंड को, उस रेवेन्यू को, जो विच इज कलेक्ट फ्रॉम दी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के सिटीजन से जो कलेक्ट किया गया टैक्स, उसके थ्रू किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को मेंटेन या प्रमोट नहीं किया जाएगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द आर्टिकल 27। ठीक है, सो राइट डाउन, नोट करो इसको बेटा। सो लिखो, prohibits the state from prohibits the state from prohibits the states from the state from using tax revenue using tax revenue to promote to promote
are maintained any specific religion. Why? Reason is ensuring secularism, जिससे सेकुलरिज्म बना रहे, इसलिए हम किसी स्पेसिफिक रिलीजन को मेंटेन करने के लिए नहीं करेंगे, तो सभी के लिए करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए। नंबर अब ये यहाँ पर नंबर 2 इसमें पॉइंट है, तो आर्टिकल 27 के नंबर 2 पे देखा जाए, फीस कैन बी चार्ज्ड, फीस चार्ज हो सकती है। इसीलिए जब कभी आप जाते हो तो आपसे पार्किंग चार्ज या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस किसी नाम पे ले सकते हैं, लेकिन किसी ऐसा नहीं है कि रिलीजियस चार्ज है, रेगुलेटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दे डोंट फेवर वन रिलीजन ओवर अनदर। ये नहीं कह सकते कि हम इस चीज के लिए ले रहे हैं कि आपको उस धर्म से हमारे ज्यादा है, या कुछ ऐसा किसी को नीचा दिखाकर नहीं लिया जा सकता। फीस आप चार्ज कर सकते, बस इस बेस पे नहीं कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, वो उनकी आस्था के ऊपर है, किसी नाम पर भी किसी के नाम पे भी लग सकते हैं। तो फीस कैन बी चार्ज्ड for pilgrim services are regulating लिख लो, regulating religious institutions provided they don't favor one religion over another. Provided they don't favor one religion over another religion. ये हो गया हमारा आर्टिकल 27, ये कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है, उस चीज को भी समझेंगे हम इसमें। आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस से आपको फ्रीडम कैसे है? आर्टिकल 21 इस फ्रीडम को देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप धर्म के नाम पर आपके साथ शोषण होना शुरू हो जाए, इसलिए वो फ्रीडम देता है कि फ्रीडम है आपको फ्रॉम द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब ठीक आ रहा है बेटा? इंस्ट्रक्शन, आप यूट्यूब पे भी गए थे क्या? अच्छा, मुझे लगा वहां भी जाके चेक किया हो। ठीक है, सो इसमें क्या है, इसमें फ्रीडम है आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो इंस्ट्रक्शन से इसको फ्रीडम, ये इसमें आर्टिकल 21 में है। कैसा फ्रीडम है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इस वर्ड को दिमाग में रखना है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन 3-4 बार अपने माइंड में रखना है, यहीं से सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। यानी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात यह है कि इज प्रोहिबिटेड इन स्कूल फुली फंडेड बाय द स्टेट। सपोज करो कि स्टेट पढ़ा रहा है, स्टेट पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कहता है कि ऐसे बन के जाओ। अब वहां पर नहीं है, आप अलग दिखोगे तो पहले तो आप भी एम्बेरस हो जाओगे, फील करोगे। दूसरा, कहीं ना कहीं स्कूल की पॉलिसी एवरीबडी इज इक्वल एंड एवरी स्टूडेंट्स इज इक्वल। अगर सभी लोग इक्वल हैं तो वहां पर आपके धर्म की अलग से चीजें वहां शुरू होंगी, तो वो इक्वालिटी खत्म हो जाएगा, इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें कर सकते हैं उसमें, इसीलिए उस टाइम पर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे अब पता लगे हिंदू का लड़का है तो वो अपना भगवा कलर पहन के जा रहा है, मुस्लिम है लड़की है सो हिजाब पहन के जा रही है, पारसी है वो अपने हिसाब से पहन के, मतलब हर चीज का तो फिर तो स्कूल ही नहीं रह जाएगा। हम तो वहां पर रिलीजियस ऐड करना शुरू कर देंगे। तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कहाँ प्रोहिबिटेड है? इज प्रोहिबिटेड इन स्कूल्स फुली फंडेड बाय द स्टेट। जो स्टेट के थ्रू जो फुली फंडेड होते हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं अलाउ है, इस चीज को ध्यान। मदरसा चीज अलग हो जाती है, बाय द स्टेट, बट अलाउड इन इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड अंडर द रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है, तो कहाँ अलाउ है ये? सिर्फ और सिर्फ लाइक मदरसा, जो कि वहां के रिलीजियस ट्रस्ट के थ्रू चलाया जा रहा है, या फिर स्टेट से फंड लेते हैं, स्टेट से हेल्प लेते हैं फंड के नाम पर, और उसे अपने धर्म में लगाते हैं। लाइक जैसे एनजीओ खोल लिया आपने, और आपने अपना एक एनजीओ खोलने के बाद सरकार ने आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर बाद आपको कुछ फंड दे रही है, इट मीन्स यू कैन यूज ओवर देयर। ओके,
बट जो फंड दे रही है वो इसलिए कि आप सोशल काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई स्टेट इज गिविंग गिविंग फंड या एड, आपको हेल्प दे रही, सहायता दे रही है। बट आप ये नहीं मतलब है उसका कि आप उसका गलत फायदा उठाएंगे, लेकिन होता गलत ही उठता है फायदा, लोग बनाते हैं इसीलिए है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखा, बट अलाउड इन इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड अंडर रिलीजियस ट्रस्ट, अंडर रिलीजियस ट्रस्ट आर receiving state aid, receiving state aid provided attendance is voluntary। ठीक है, इसी में एक नोट लिख लेना है आपको जो बहुत काम आएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें जरूर लिखाऊंगा। ये इतना इंपॉर्टेंट जैसे कि लाइक इसमें ये पॉइंट है नोट में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ensuring religious equality। कौन कौन सी रिलीजियस इक्वालिटी? नंबर 1 इज प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस, नोट में लिख देना है, ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें कौन कौन से आर्टिकल कवर होंगे? आर्टिकल 15, 16, 29 और 325, जो कि आर्टिकल 28 के अंदर हम रख सकते हैं इसको। आर्टिकल इसमें और भी अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 15 क्लॉज नंबर 1, आर्टिकल 16 क्लॉज नंबर 2, आर्टिकल 15 क्लॉज नंबर 2, आर्टिकल 29 क्लॉज नंबर 2, आर्टिकल 325। अच्छा, ये कहता क्या है सारा का सारा? ये कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, नो discrimination by the state solely on religious ground, on religious grounds। Number 2 is equal employment opportunity, इसमें दिया है इक्वल एम्प्लॉयमेंट, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, तो इसमें भी ये नहीं कि रिलीजन के नाम पे आप किसी को ना दो, उसमें सभी को है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये 52 का है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, इक्वल एक्सेस, ये पहले आपने लिख रखा है वैसे, लेकिन फिर भी आपको जरूरत पड़ती है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में आप कहीं भी जा सकते हैं, सभी को बराबर का अधिकार है पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। इसके बाद 29 से का क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन, अभी हम उसे पढ़ेंगे वैसे, नो डिस्क्रिमिनेशन in the state maintained are added educational institution। ये आर्टिकल 29 के 2 में दिया हुआ है। आर्टिकल 325 क्या कहता है? आर्टिकल 325 कहता है इक्वल वोटिंग राइट फॉर ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ध्यान समझ, इसके अंदर है कि इक्वल वोटिंग राइट है सभी के पास, इक्वल वोटिंग राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, या इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इसमें एक पॉइंट लिख देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ये हम इसमें रख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स का अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो उसमें भी इसमें दिया गया है, ये कैसे प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। इसमें ये है सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारा? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, इस पॉइंट को डाल दो इसमें। ये आर्टिकल 28 के अंदर ही है,
प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। नंबर वन इज दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल सेफ गार्ड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। टू प्रोटेक्ट, किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है। एक दूसरा पॉइंट इसमें और है, द प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शंस एम, इस प्रोटेक्शन का एम क्या है? दैट इज टू इंश्योर नॉन discrimination non-discrimination and preservation of religious identity and preservation of religious identity। ये आर्टिकल 21 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में चलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या कहता है बेटा? अभी जस्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। आर्टिकल 29, व्हाट सेज आर्टिकल 29? कौन बताएगा? अभी जस्ट हमने पढ़ा ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ना। तो डिस्क्रिमिनेशन में वन ऑफ द आर्टिकल कौन है जो डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है? दैट इज आर्टिकल 29, है ना। तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ एनी ग्रुप विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर टू कंजर्व देयर आइडेंटिटी। यानी ये आर्टिकल 29 ये बताता है कि आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, हर तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी को कंजर्व रख सकते हो। किसमें? विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 29। ठीक है, तो आर्टिकल 29 गिव्स द पावर। क्या देता है? पावर देता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को उसमें रखें। And also Article 29 says ensure non-discrimination in educational institutions funded are recognized by the state। It means कि आप सभी के बच्चे हर एक कॉलेज में, जो स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, जो गवर्नमेंट फंडेड है उसमें जाके पढ़ सकते हैं। बट वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। आप अपनी रिलीजियस चीजें वहां पर नहीं कर सकते, वहां बाकी सभी के लिए खुला है। बेनिफिटिंग बोथ माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी, दोनों को बेनिफिट वहां से मिलता है। तो दो पॉइंट्स है आर्टिकल 29 में, तो आपको लिख लेना है दोनों को। नंबर वन इज, लिख लो, प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ एनी ग्रुप विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, script or culture to conserve their identity, ensure non-discrimination। Second point, ensure non-discrimination in educational institutions funded are recognized by state, benefiting both minority and majority। अब चलते हैं आर्टिकल 30 पे। आर्टिकल 30 कहता है राइट टू right to establish and administer educational institutions।
इसमें क्या है, राइट टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप इसमें एस्टैब्लिश कर सकते हो, बना सकते हो। अब इसके अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 इज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, है ना। ये कई बार आपने शायद इसका क्वेश्चन पूछा था, किसी और बच्चे ने पूछा था? नहीं नहीं, आपने नहीं पूछा था, दूसरा ऑफलाइन वाला जो ऑफलाइन मेंटरशिप उसने पूछा था कि माइनॉरिटी क्या सर कहीं मेंशन है, नहीं मेंशन, लेकिन लैंग्वेज माइनॉरिटी की वैसे देखो, माइनॉरिटी की कभी भी आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, उसमें डिफाइन नहीं किया गया। बट अगर कोई चीज कम है कहीं पर, वो सभी माइनॉरिटी में, लैंग्वेज भी माइनॉरिटी हो सकता है, आपकी पॉपुलेशन भी माइनॉरिटी हो सकती है, आपकी स्क्रिप्ट भी माइनॉरिटी हो सकती है, आपकी कल्चर भी माइनॉरिटी हो सकता है, आपका कुछ भी तरीके से माइनॉरिटी में रखा जा सकता है, तो वो भी माइनॉरिटी में आता है। तो ये भी है इसमें रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक religious and linguistic minorities, minorities इसमें है हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, हैव राइट टू एस्टैब्लिश, यहां पर एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई है, एस्टैब्लिश करे इसको, एस्टैब्लिश एंड मैनेज देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड मैनेज देयर educational institution, safeguarding their cultural identity, safeguarding their cultural identity, their cultural identity. States cannot discriminate. Second point is state cannot discriminate in gaining aid, aid, sorry, state cannot discriminate in granting aid to minority run institution. मतलब ये नहीं कर सकता, जो ग्रांट देगा उसमें कभी भी स्टेट उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि माइनॉरिटी है तो इसको कम देना है, या माइनॉरिटी है तो इसको ज्यादा देना है। तो माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस में ऐसा कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, बट सच इंस्टीट्यूशन रिमेन सब्जेक्ट टू जनरल लॉ, बट such institutions remain subject to general law like taxation and curriculum standards, curriculum standards। इसके ऊपर कुछ केसेस ऐसे हुए थे जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे भी, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जैसे कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैसे कैसे काम करता है, क्या क्राइटेरिया है फॉर रिकॉग्निशन एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या रहा है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत केसेस रहे, आंध्र प्रदेश में बहुत रहा है, कर्नाटका में ऐसा केसेस हुए हैं। सो ऐसी इन चीजों को हम यहाँ पर कुछ केसेस देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, MEI, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है कि इंस्टीट्यूशंस established to preserve and promote the unique culture and traditions of minority groups, लिख लो इसमें, minority groups like religious or linguistic, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन, एक क्राइटेरिया है जिससे आप क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन, इसमें सबसे पहले चलते हैं। मेजोरिटी ऑफ मैनेजिंग बोर्ड और ट्रस्ट मेंबर मस्ट बिलोंग टू द माइनॉरिटी
कम्युनिटी, यानी मेजोरिटी ऑफ द मैनेजिंग बोर्ड, मैनेजिंग बोर्ड की जो मेजोरिटी होगी या ट्रस्ट की जो मेजोरिटी होगी या ट्रस्ट के जो मेंबर होंगे माइनॉरिटी उसके, ये मैनेजिंग बोर्ड के, उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग बिलोंग करेंगे, मस्ट बिलोंग टू द माइनॉरिटी कमीशन। ठीक है, क्योंकि ये जो बनाया जा रहा है ये सभी कम्युनिटी के लिए है, तो उनमें से माइनॉरिटी कमीशन के माइनॉरिटी लोग उसमें जरूर होने चाहिए, जिससे वो अपनी समस्याओं को सही से ही रख पाए। दूसरा पॉइंट इसी में है, द इंस्टीट्यूशन मस्ट explicitly declare is purpose to benefit the minority community, अब इसमें से हम कर सकते हैं, इसमें क्या कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करें। प्रोनाउंसमेंट्स, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से इंटरप्रिटेशन की बात करो, आप इसमें लिख दो। पहला है आपका सेंट स्टीफन, जो दिल्ली में है, डीयू का है, सेंट स्टीफन्स कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1992 की बात है। इसमें क्या हुआ, एटलीस्ट इसमें कहा गया कि एटलीस्ट 50% सीट्स इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अवेलेबल फॉर द कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें यह कि 50% ऑफ द सीट्स, जो सीट्स हैं इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अवेलेबल, इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ध्यान समझना, मस्ट बी अवेलेबल फॉर अदर कम्युनिटीज विद एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट। तो मतलब एडमिशन होगा मेरिट के बेस पे होगा, धर्म के नाम पे नहीं होगा। और अगर इसमें कोई दूसरे कम्युनिटी में भी अवेलेबल है, कुछ ऐसा करना है, तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी होने चाहिए उसमें आपके। नंबर, ये तो हो गया नंबर 1 जुडिशरी का, एक पहला स्टीफन कॉलेज का। दूसरा इसमें और भी हो चुका है आंध्र प्रदेश में, एक था यूनी कृष्णन, ध्यान समझना, वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आपका केस है 1993 का केस है। इसमें को इंट्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ स्टेट मैनेजमेंट सीट्स, इसमें 3 टाइप की इसमें दिखाई गई थी, 3 टाइप की स्टेट्स का। तो पहला तो ये था कि स्टेट टाइप का 3 टाइप ऑफ सीट्स इसमें दिखाई। पहला सीट इसमें दिखाया गया मैनेजमेंट सीट्स, इसमें देने लगे कि मैनेजमेंट की सीट होती है, मैनेजमेंट अपने हिसाब से उसे भर्ती कर सकता है। नंबर 2, जैसे अभी भी आप किसी में जाओ, आप सोर्स लगाते तो कहते हैं एमपी एमएलए कोटा है, एक सीनियर सिटीजन कोटा है, या आर्मी फ्रीडम फाइटर्स का कोटा है, बाकी किसी के लिए कोटा नहीं है। तो इसमें एक था मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर 2 इसमें दूसरा, जैसे मैनेजमेंट सीट्स को तो फ्री रेगुलेशन, यानी फ्री रेगुलेशन का फ्री, बिल्कुल तरीके से फ्री रहना। दूसरा था गवर्नमेंट फिक्स्ड फ्री सीट, गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स की जाएंगी कुछ सीटें, वो उसमें गवर्नमेंट के लोग अपना करा, गवर्नमेंट फिक्स्ड फ्री सीट। थर्ड जो है दैट इज थर्ड की अगर बात करें इसमें, तो ये है फ्री मेरिट बेस्ड सीट, लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। अगर मैं इस केस को अभी का मुद्दा उठा लें, हम इसको थोड़ा सा देख लें, आपको मालूम है आज ही एक नीट के पेपर का आया, कल से चल रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया कल। अब बात यह है कि हमारे सिस्टम में जब इतनी सी चीजें होती हैं, तो हम चाहे गवर्नमेंट फिक्स सीट रहे, चाहे मेरिट बेस रखें, मेरिट से मुझे इस चीज का दिमाग में आया कि हम मेरिट क्यों कह रहे हैं, क्या हमने मेरिट वाला काम कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हम। ये फिर हम इतना सिस्टम को अपने ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बच्चे का एग्जाम से पहले उसके 600 मार्क्स के 600 क्वेश्चन तो उसके पास, 600 मार्क्स का क्वेश्चन तो उसके पास पहुंच चुका होता है लीक में, 720 लाने होते हैं, 600 के मार्क्स से उसके पहले ऑलरेडी उसके पास पहुंच गया। तो बात यह है कि हमारे सिस्टम में क्यों है ऐसा, नीट लीक क्यों हो रहा है? नीट का ही मैक्सिमम, नीट और आईआईटी का होता है, नीट का सबसे ज्यादा होता है। तो हाँ, और ये बहुत महंगा करते हैं लोग, तो ये हमें करना चाहिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें इन चीजों को लेकर, लेकिन हम इसको फोकस नहीं करते हैं, इस चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं, वो अलग बात है। खैर, अब इसमें से नेक्स्ट है, अब इसमें 3 सीटें टाइप की रखनी चाहिए, ये यहाँ का केस हुआ। तो 2 केसेस आपको इसी तरीके से और भी मैं केसेस को थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा। इसके बाद एक नेक्स्ट केस और है, टीएमए पाई फाउंडेशन, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस
स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये कब का केस है? 2002 का केस है। इसमें यह है कि अफर्म्ड दैट ऑल सिटीजन कैन एस्टैब्लिश एंड मैनेज इंस्टीट्यूशन बट रिकॉग्नाइज्ड स्टेट अथॉरिटी टू रेगुलेट फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। यानी जो उसकी एक जो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी होगी, जो चीजें वो वहाँ की अथॉरिटी ने जैसे आपको रिकॉग्नाइज करेगी, उस हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा, उसके रूल फॉलो करने पड़ेंगे और आप अपना खुद का भी चला सकते हो। इस फाउंडेशन से ये निकल के आया था। इसी में और एक स्टेटमेंट था जैसे कि इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2003 का केस है। 2003 का केस। इस केस में ये कहा गया कि इसमें क्लैरिफाइड दैट स्टेट कुड रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन गुड स्टैंडर्ड। यानी इसमें नया केस आया कि इसमें क्लैरिफाइड कर दिया कि स्टेट इसको रेगुलेट कर सकता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, किस लिए? कि इसका गुड स्टैंडर्ड बना रहे, मेंटेन रहे, इसलिए ये इसको हाथ में अपने ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एक केस और है आपका सेंट जोसेफ कॉलेज केस, जो डीयू का है 2018 का। इसमें भी एम्पावर्ड NCMEI टू ग्रांट माइनॉरिटी स्टेटस टू इंस्टीट्यूशन। यानी इंस्टीट्यूशन के लिए जो माइनॉरिटी जो के लिए ग्रांट माइनॉरिटी जाता है स्टेटस, वो इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करे, बढ़ाए, उसके लिए भी है। जोसेफ कॉलेज केस 2018 इसका एग्जाम्पल है। तो मे भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, अभी भी ये प्रॉब्लम वो दिखती होगी कहीं ना कहीं। अब चलते हैं हम इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 कहता है, जिसके बारे में हमने शुरू से अभी तक पढ़ा है। आर्टिकल 32 या आर्टिकल 2022 to 6 है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 में बहुत पावर है, इतनी पावर है कि आप कुछ किसी को भी हिला सकते हो, आप पूरे देश में हिला सकते हो और आपका केस लड़ना पड़ेगा उसको सुप्रीम कोर्ट को, इतना पावर है। सर, माय नेम इज कुमार कृष्णा कीर्ति, आई एम जुडिशरी एस्पिरेंट, हाउ हेल्पफुल दिस टॉपिक फॉर मी? Okay, so Mr. Kumar Krishna, so it will help you to understand how article works, okay, to the citizens of India, to the citizen of the country, so that it will help you to understand each and every point, okay. So my dear, okay, so next, so I am discussing about the आर्टिकल 32, यानी हम इसमें बात कर रहे हैं 32 का। सबसे पहले तो हमें जानना है 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? B.R. Ambedkar said that this is the soul of the constitution. Article 32 is the soul of the constitution and this is a remedy. Remedy क्यों? Because remedies इसलिए है कि इसमें सब कुछ का सोल्यूशन दिया है। अब सब कुछ आपके ऊपर है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। एंड नाउ we have to understand the essence of article 32. आर्टिकल 32 को, अब एसेंस को, हम इसकी चीजों को पढ़ना है, तो चलते हैं इसमें आर्टिकल 32। ओके, आर्टिकल 32 क्या? आर्टिकल 32 यू नो, आप बता सकते हो कि क्या क्या प्रोवाइड कराता है? बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बताओ। आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों से। हाँ, आपसे। यस, ओके, गुड। हाँ, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एवरीबडी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, जा सकता है टू प्रोटेक्ट देयर ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। तो ये चीज तो है, इसमें कोई ऐसा नहीं, बहुत अच्छा बात की है, इसमें यही है। तो आप लिख लो इसमें, प्रोवाइड्स द राइट्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ensuring fundamental rights, ensuring that fundamental rights are justiciable। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसिएबल हैं, हम कह सकते हैं ऐसा, राइट? कह सकते हैं ना? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, हाँ, राइट टू इक्वालिटी बेटा हो चुका है, ये तो सभी में काम आता है ना। हाँ, राइट इक्वालिटी का भी, इक्वालिटी हो, ये ह्यूमन फंडामेंटल में सारा आ जाता है आपके अंदर ना। कोई कानून भी नहीं बन सकता है आपके अगेंस्ट, कोई लॉ नहीं बन सकता है। नो बडी कैन, नो एनी स्टेट कैन मेक अ लॉ अगेंस्ट द ह्यूमन राइट। तो वायलेशन नहीं कर सकता है। अगर वो लॉ वायलेशन करता है, इसका मतलब यू कैन मूव सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आर्टिकल 2 to 6 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो।
ये चीज इसमें दिया हुआ। तो आपने क्या लिखा, प्रोवाइड द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंश्योरिंग दैट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। यानी ये कैसा है, न्यायिक है, न्यायपूर्ण है ये फंडामेंटल राइट हमारा। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दी जाती है। किस किस टाइप की पावर होती है बेटा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में? ठीक है, पहला जैसे रिट्स है ना, रिट्स में कौन कौन से रिट्स हैं इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास, यू नो? हाँ, रिट्स में हैबियस कॉर्पस नंबर 1, नंबर 2 हाँ मैंडमस, नंबर 3 प्रोहिबिशन, नंबर 4 सर्टियोररी। हाँ ये ऐसे ही नाम है सर्टियोररी। नंबर 5 हाँ को वारंटो। ठीक है, इतने इसके अंदर पावर रिट्स है, पावर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स द पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट्स। ये रिट्स है, इतने इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने इसे, जैसे मैंने बताया कि इसको बोला है कि एक ये मोस्ट वाइटल आर्टिकल है और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है उन्होंने। इसके बाद डिफेंडर ऑफ द राइट सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। इन्होंने बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि 32 जो है एक तरीके से फंडामेंटल राइट का गारंटर है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऐसे करेगा, काम ऐसे करेगा जैसे ये क्या है, right, while high courts have concurrent jurisdiction under article 226। ये भी लिख सकते हो इसमें, while high courts have concurrent jurisdiction under article 226।